जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग वर्ग 10वीं के लिए संस्कृत से चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को जानेंगे। हाँ, जो बच्चे नए हैं और कहीं अलग से और जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। जीवन में आपको कभी भी दोबारा जो है चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं मिलेगी। और हाँ, इसी प्रकार से जो है अगर आप संस्कृत के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के पास भी अपने वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो दोस्त है वो भी क्या करें, एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। हिंदी और संस्कृत के लिए ये स्पेशलिस्ट चैनल है। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर हिंदी और संस्कृत की स्पेशलिस्ट तैयारी कराई जाएगी, चाहे वर्ग 10वीं हो, 11th हो, 12th हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसकी पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों वर्ग 10वीं के लिए चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका से है। संस्कृत साहित्य लेखिका यानी संस्कृत साहित्य में लेखिका का योगदान। किसका योगदान दोस्तों? लेखिका का योगदान। देखो दोस्तों, संस्कृत साहित्य में लेखिका, जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो नारी और पुरुष दोनों से मिलकर चलती है। दोनों जो है हमारे समाज में गाड़ी के पहिए के समान है। यदि कोई एक पहिया न रहे तो जिस प्रकार से गाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक उसी प्रकार से यदि नारी ना हो तब पर भी हमारा समाज नहीं चलेगा और पुरुष ना हो तब पर भी हमारा समाज नहीं चलेगा। दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। तो दोनों जो एक दूसरे का पूरक है, दोनों का महत्व जो है समान रहा है। तो उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जो है, संस्कृत के साहित्य यानी संस्कृत लिखने में पुरुष का तो योगदान था ही, तो पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान है ना। तो जो महिला का योगदान है, यानी इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत को लिखने में जो महिला का योगदान है, उस महिला के योगदान के बारे में जानेंगे कि कौन कौन महिलाओं ने क्या योगदान दिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो संस्कृत साहित्य है उसे वेदों के काल से प्रारंभ मानी जाती है कि हमारे जितने भी साहित्य बने, जितने भी हम लोग पाठनीय करते हैं वे सबको किस काल से प्रारंभ की गई थी? वेदों के काल से। हम लोग वेदों के अनुसार ही सब विषय को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल से देखते हैं हम लोग दोस्तों। वैदिक काल में यानी वेदों के काल में, वैदिक काल किसे कहते हैं? वेदों के काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। वेदों के काल को वैदिक काल कहते हैं। वेदों के काल में जैसा कि वेद कितने होते हैं? 4। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 जो वेद है ना, इस 4 वेद में से किसी 2 वेद में, 4 वेद में से 2 वेद में महिलाओं के योगदान का वर्णन मिला है दोस्तों। पहला जो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का योगदान मिला है। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिका का योगदान है? तो 24 बोले तो चतुर्विंशति। तो सवाल बिहार में पूछता है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया? तो 24 महिला ऋषिका का। दूसरा है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में भी 5 महिला ऋषिका का वर्णन मिला है। अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिका का वर्णन मिला है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी। तो वैदिक काल यानी वेदों के काल से ही महिलाओं का संस्कृत में योगदान रहा है। जैसे ऋग्वेद में 24 महिला का योगदान रहा है और अथर्ववेद में 5 महिला का योगदान रहा है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषिका है? नाम लिखे। तो अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिका है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी। ये 5 महिला है जो दोस्तों, ये 5 महिला लेखिका है जो क्या किया? वैदिक काल में अपना महत्व दिया है। उसके बाद दोस्तों वैदिक काल से आगे चल रहे तो आता उपनिषद काल। उपनिषद काल में जैसा कि दोस्तों हम लोग मंगलम पाठ में पढ़े थे कि बृहदारण्यक उपनिषद जो था सबसे बड़ा उपनिषद था। तो उपनिषद काल में जो एक ऋषि था जिसका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उपनिषद काल में, याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी, याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व बोले तो अमर तत्व यानी अमरता का शिक्षा दिया। देखिए दोस्तों, हाँ, उपनिषद काल में भी जो याज्ञवल्क्य ऋषि है, उपनिषद काल में अपनी पत्नी किसको? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिया है? तो आत्म तत्व यानी अमर तत्व की शिक्षा दिया है। चलिए अब आगे रामायण काल। देखिए रामायण काल में फिर समय चक्र चलता रहा, रामायण काल आगे। तो रामायण काल में भी महिलाओं का बहुत योगदान था। बहुत महिला जो थी बहुत शास्त्रों में पारंगत होती थी, बहुत पढ़ी लिखी होती थी। पुरुष से कम महिलाएं नहीं होती है, आप जानते हैं। तो पुरुष से कम महिलाएं नहीं होती, तो महिला उस समय तो ऋषि मुनि था, एकदम विद्वान तो होने करते थे ना। साथ ही साथ महिला भी शास्त्रों की प्रांगत होती थी, शास्त्र में प्रांगत होती थी। जैसे देखिए, तो जनक के सभा में जो है गार्गी वाचक नवी जैसे प्रसिद्ध जो रही है कवयित्री रही है ना, गार्गी वाचक नवी जैसे प्रसिद्ध कवयित्री रही है। तो यह सवाल बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि जनक के सभा में कौन प्रसिद्ध है? तो जनक के सभा में गार्गी और वाचक नवी जैसे शास्त्र के प्रांगत विद्वान महिला ऋषिका जो थी प्रसिद्ध रही है। चलिए अब देख लेते हैं रामायण काल में। रामायण काल में भी महिलाओं का उम्मीद मिला है, महिलाओं का योगदान मिला है। एक महिला थी सुलभाया। महिला का नाम है सुलभाया जो है,
यह भी संस्कृत साहित्य लेखिका है जिसका योगदान किस काल में देखा गया है, महाभारत काल में। इसके बाद चलेंगे दोस्तों, तब आती है लौकिक संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य क्या होता है, देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक 800 ईसा पूर्व तक की जो काल थी ना, उसको लौकिक संस्कृत साहित्य की काल माना गया है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व की जो काल थी उसे लौकिक संस्कृत साहित्य काल माना गया। क्यों? क्योंकि इसी काल में जो पाणिनि था, संस्कृत के जन्मदाता कौन है, पाणिनि था ना, तो इसी काल में जो पाणिनि ऋषि था ना, वो उसकी एक रचना अष्टाध्याय है ना। हाँ, तो इसी काल में जो पाणिनि था और अष्टाध्याय की रचना किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था लौकिक संस्कृत साहित्य में, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य का काल था। उसी काल में जो महर्षि पाणिनि थे, लौकिक संस्कृत साहित्य में संस्कृत की रचना किया था। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए दोस्तों, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री ने, कितने कवित्री ने, 40 कवित्री ने मिलके 50 पद लिखा। किसके काल में, तो पाणिनि के काल में, यानी 500 ईसा पूर्व से पहले और 800 ईसा पूर्व के बीच में 40 कवित्रियों ने मिल करके और 50 पदों की रचना किया है। इसमें सबसे प्रथम कल्प, यानी इस 40 जो कवित्री है, इसमें से सबसे प्रथम कवित्री किसे माना गया है, तो विजयांका को। प्रथम कवित्री कौन थी, तो विजयांका। देखिए तो पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों ने मिलकर कितने पदों की रचना किया है, तो लौकिक संस्कृत साहित्यों में 40 कवित्रियों ने, यानी 44 कवित्री ने मिलकर के सार्ध शतकम पदों की रचना की, यानी 40 कवित्री ने मिलके 50 पदों की रचना किया है। यह जो पद है इधर उधर देखने के लिए मिल जाता है, भटका हुआ है। हाँ, अब विजयांका के बारे में कहा जाता है, तो इस 40 कवित्रियों में प्रथम कौन थी, विजयांका थी। कहा जाता है जो विजयांका जो थी ना, वो श्याम वर्ण थी, यानी नीले रंग से उत्पन्न हुई थी। किस रंग से, नीले रंग से। जो विजयांका थी किस रंग से उत्पन्न हुई थी, तो नीले रंग से। यह श्याम वर्ण थी और नीले रंग से उत्पन्न हुई थी। नीले रंग से उत्पन्न होने के कारण जो लोग थे ना, इसे दंडिता कहते थे, यानी इसमें कहते थे कलंकित है, नीले रंग से उत्पन्न हुई, यानी कोई दोष होगा, कलंकित है, तो लोग इसे दंडिता कहते थे। जबकि साहित्यकार का मानना है कि लोग इसे व्यर्थ में दंडिता कहते थे। क्या चीज में, व्यर्थ में। यह दंडिता नहीं थी बल्कि सर्व शुक्ला सरस्वती थी। क्या थी, सर्व शुक्ला सरस्वती थी, यानी इसमें सरस्वती के सभी गुण देखा जाता है। किसमें, तो जो विजयांका जो थी श्याम वंश उत्पन्न हुई थी, इसको दंडिता व्यर्थ में कहा गया। इसमें सरस्वती के हर एक गुण देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब लौकिक संस्कृत साहित्य के बाद जब चलेंगे तो 8वीं शताब्दी की बात आती है। 8वीं शताब्दी में भी संस्कृत साहित्य में जो है महिला का योगदान देखा गया। क्या योगदान देखा गया, तो 8वीं शताब्दी में विजयनगर के बारे में चलते हैं। जो दक्षिण भारत के जो विजयनगर के राजा था, 8वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा जो था चालुक्य वंश का चंद्र आदित्य था। 8वीं सदी में विजयनगर का राजा कौन था, चंद्र आदित्य था। किस वंश से था, तो चालुक्य वंश से था। इसकी पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। इसकी पत्नी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका। और ये जो विजय भट्टारिका थी, ये बहुत संस्कृत में यानी शास्त्रों के प्रांगत थी, संस्कृत शास्त्रों के बहुत ही प्रांगत थी, बहुत संस्कृत साहित्य में इसके पास ज्ञान था। तो 8वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा चालुक्य वंश के चंद्र आदित्य थे, जिसकी पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। अब विजय भट्टारिका जो थी ना, विजय भट्टारिका, बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो विजय भट्टारिका थी ना, यही कौन थी, तो विजयांका थी। विजय भट्टारिका जो थी यही कौन थी, विजयांका थी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। चलिए, इसके साथ साथ दक्षिण भारत में विजय भट्टारिका के साथ साथ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और रामभद्रामा, ये सभी जो दक्षिण भारतीय महिला लेखिका है, ये सभी अपना योगदान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया है। अब हम लोग 8वीं शताब्दी के बाद फिर चलेंगे, तो फिर आती है बात कितवीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा कौन था, तो कंपन राय था, जिसकी पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। और देखिए 14वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा कंपन राय था, जिसकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। अब गंगा देवी जो थी ना, गंगा देवी अपने पति के ऊपर, यानी किसके ऊपर, कंपन राय के ऊपर, यानी उसके पति जो कंपन राय था ना, तो मथुरा में उसके पति के साथ एक घटना घट गया था। यानी जो सैनिक व्यवस्था थी ना, सैनिक व्यवस्था में उसकी घटना घट गई थी, तो उसी घटना को लेकर जो गंगा देवी थी अपने पति के ऊपर, यानी 14वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कंपन राय था, जिसकी पत्नी का नाम था गंगा देवी। अर्थात गंगा देवी ने अपने पति के ऊपर घटित होने वाली घटना को वर्णन करने के लिए एक किताब लिखी थी, जिसका नाम क्या था, मधुरा विजयम। और यह जो मधुरा विजयम थी, यह पूरी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें सैनिक व्यवस्था का सुंदर वर्णन मिला है। किसकी व्यवस्था का मिला है, तो सैनिक व्यवस्था का। उसके पति के साथ जो घटना घटी, उसी को उसने मधुरा विजय, यानी अपने पति को मधुरा में उसके पति के साथ, यानी मधुरा में उसके पति के साथ घटना घटा था, इसीलिए वो अपने पति के ऊपर लिखता मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिख दिया। तो पूछेगा मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो गंगा देवी की। गंगा देवी के पति कौन था, तो कंपन राय। गंगा देवी का काल क्या था, तो 14वीं शताब्दी। गंगा देवी जो थी, गंगा देवी के मतलब गंगा देवी जो मधुरा विजयम लिखी, उसमें किसका वर्णन है, तो सैनिक व्यवस्था का वर्णन है। फिर चलते आगे,
तो आगे 16वीं शताब्दी की बात आती है। 16वीं शताब्दी में जो विजयनगर का राजा कौन बना था? अच्युत राय। 16वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा कौन था? अच्युत राय। उसकी पत्नी पूछेगा कौन था? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुआमलम्बा। याद रखिए, 3 आमलम्बा, याद रखिए 3 आमलम्बा यानी तिरुआमलम्बा। तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर का राजा अच्युत राय था, पत्नी का नाम था तिरुआमलम्बा। अब तिरुआमलम्बा जो थी वो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू महाकाव्य। अब चंपू महाकाव्य क्या होता है? तो जिसमें गद्य और पद दोनों को मिक्सिंग होता है, यानी गद्य भी मिला हो और पद भी मिला हो। तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी जो तिरुआमलम्बा थी, वह वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू महाकाव्य लिखी थी, जिसमें गद्य और पद दोनों मिला हुआ था। फिर उसके बाद चलेंगे तो आधुनिक काल यानी 17वीं शताब्दी से ऊपर यानी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात आती है। तो 19वीं शताब्दी में यानी आधुनिक काल में क्या हुआ था? तो आधुनिक काल में पंडिता छमारा जो है ना 1890 से लेकर 1953 तक बहुत प्रसिद्ध रहे। देखिए 1890 से या इधर आधुनिक काल में 1890 से लेकर 1953 में एक लेखिका है जिसका नाम है पंडिता छमारा। तो पंडिता छमारा जो 1890 से 1953 में बहुत प्रसिद्ध रही है। इसका विदुषी नाम बहुत ही प्रचलित था। हाँ, तो पंडिता छमारा का दूसरा नाम क्या था? विदुषी। विदुषी नाम बहुत ही प्रचलित रही है। अब इस पंडिता छमारा, उसके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। पंडिता छमारा के पिता कौन थे? तो शंकर पांडुरंग पंडित। तो शंकर पांडुरंग पंडित जो थे ना, तो जो पंडिता छमारा थी अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवनी को लेकर यानी उसके जीवन को लेकर के अपने पिता का जीवन का वर्णन करने के लिए पंडिता छमारा ने शंकर चरितम की रचना किया है। तो पूछेगा शंकर चरितम किसकी कृति है? तो पंडिता छमारा की। पंडिता छमारा का उपनाम क्या था? विदुषी। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो पंडिता छमारा थी वह गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थी, यानी गांधी जी के दर्शनों से बहुत प्रभावित थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया है? गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता, मिरालहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम्य ज्योति बहुत सारे किताबों को क्या किया है? उन्होंने लिखा है। चलिए दोस्तों, अब वर्तमान काल की बात आती है। तो वर्तमान काल में भी महिला ऋषिका जो है अपना योगदान देती आ रही है, प्रत्येक दिन संस्कृत शास्त्रों को पूरा करती आ रही है। जैसे देखिए पुष्पा दीक्षित, वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य लेखिका में सबसे नंबर 1 पे कौन है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 महिला ऋषिका जो है ना वर्तमान समय में, ये 3 महिला ऋषिका जो है वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य में अपना योगदान देती आ रही है। प्रत्येक दिन, हर एक दिन संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ावा देती आ रही है, लिखती जा रही है। तो दोस्तों ये थी हमारा चतुर्थ पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो हमें पूरी विश्वास है दोस्तों कि इस लेसन में कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे दोस्तों, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। और हाँ दोस्तों, ये तो पाठ का सारांश हो गया, और इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे उसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। जय हिंद दोस्तों।